हेलो फ्रेंड्स एंड माय स्टूडेंट ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी 1 BP 101 टी इस वीडियो में हम लोग यूनिट 4 में स्पेशल सेंसेस में स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नोज़ के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में हम लोग नोज़ के स्ट्रक्चर में एनाटॉमी ऑफ ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स के बारे में बात करेंगे और नोज़ के फंक्शन में फिजियोलॉजी ऑफ ऑल्फैक्शन के बारे में बात करेंगे और इसको आसान तरीके से विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम समझने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम है डॉक्टर महंताब सिंह। चलिए शुरू करते हैं। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए डॉक्टर PKS एंड डॉक्टर MPS क्लासेस को और करें अपने B Farm D Farm का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। तो अगर हम लोग स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नोज़ के बारे में बात करते हैं तो स्पेशल सेंसेस में इसके पहले के वीडियोस में हम लोगों ने स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ आई के बारे में बात कर लिया है और स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ईयर के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। तो वो वीडियो अगर आपसे मिस हो गए हैं तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पे जाके आप उसको भी देख सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग जो हमारा तीसरा सेंस है जो कि स्मेल का सेंस है, अगर उसके बारे में बात करते हैं तो वो बेसिकली हमारा एक काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑर्गन नोज़ के द्वारा हमें वहाँ पे इनिशिएट होते हुए देखने को मिलता है। तो इस वीडियो में अगर हम लोग तो इस वीडियो में हम लोग नोज़ के स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे और उसके क्या फंक्शन है उसके बारे में बात करेंगे। तो अगर हम लोग सिंपली देखें तो जो हमारा स्मेल है, महक की जो हमारी सेंस है, उसको हम लोग टेक्निकली ऑल्फैक्शन के नाम से इंडिकेट करते हैं। तो ये जो शब्द है ऑल्फैक्शन, इसको याद रखिएगा क्योंकि अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन ऑल्फैक्शन के नाम से ही पूछा जाता है। तो वहाँ पे अगर ऑल्फैक्शन के नाम से क्वेश्चन आएगा तो आपको स्मेल के सेंस के बारे में ही यहाँ पे लिखना है। अब अगर हम लोग देखें तो बेसिकली जो हमारा स्मेल की सेंस है या जो हमारा टेस्ट का सेंस होता है, ये जो दोनों सेंस हैं ये केमिकल सेंसेस के अंतर्गत आते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो हमारे स्मेल के रिसेप्टर्स होते हैं जो कि नोज़ में होते हैं और जो टेस्ट के हमारे रिसेप्टर्स हैं जो कि हमारे माउथ में होते हैं, उनसे जब कोई मॉलिक्यूल इंटरैक्ट करता है या जो केमिकल मॉलिक्यूल है उसका जब उसके साथ में इंटरेक्शन होता है तभी हमें ये जो सेंसेस हैं ये अराइज होते हुए देखने को प्राप्त होते हैं, उत्पन्न होते हुए देखने को मिलते हैं। तो अगर हम लोग सिंपली कहें कि जब तक कोई भी चीज़ हमारे पास आएगी नहीं, उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो हमारे नाक के अंदर इंटर नहीं करेंगे, तब तक वो हमारे जो स्मेल के रिसेप्टर्स हैं उनके साथ में इंटरेक्ट नहीं करेंगे और हमें किसी भी चीज़ की महक नहीं आएगी। जब तक हम लोग कोई भी चीज़ खाएंगे नहीं, जो हमारे टेस्ट के रिसेप्टर्स हैं उनसे जब हमारा जो खाद्य पदार्थ है उसके मॉलिक्यूल इंटरेक्ट नहीं करेंगे तब तक हमें टेस्ट की भी सेंसेशन बेसिकली नहीं आएगी। तो यहाँ पे ये जो सेंसेशन है वो बेसिकली एक मॉलिक्यूल के द्वारा होता है, इसीलिए इसको हम लोग केमिकल सेंसेस के नाम से इंडिकेट करते हैं। अब अगर हम लोग बात करते हैं तो बेसिकली हमारा जो स्मेल है और टेस्ट है उसकी जो इम्पल्स जनरेट होती है वो हमें प्रोपोगेट होके वो वहाँ से ट्रैवल होके हमारे ब्रेन के लिम्बिक सिस्टम में हमें जाते हुए देखने को प्राप्त होती है। और जब ये हमारे लिम्बिक सिस्टम में आती है तो इसी के कारण जो हमारा ऑर्डर है, महक है और जो टेस्ट है वो एक स्ट्रांग जो हमारे यहाँ पे इमोशनल रिस्पॉन्सेज हैं उसको वहाँ पे स्टार्ट करते हुए हमें देखने को मिलते हैं और फूड की जो हमारी मेमोरीज़ है उसको भी वो वहाँ पे हमें वहाँ पे इवोक करते हुए देखने को प्राप्त होते हैं। तो अगर हम लोग सिंपली बात करते हैं तो अगर कोई अच्छी स्मेल आ रही है तो हमें अच्छा जो फील है वो होता है, अगर कोई ख़राब स्मेल आ रही है तो हमें जो इरिटेशन होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये इसीलिए होता है क्योंकि इसकी इम्पल्स हमारे ब्रेन के लिम्बिक सिस्टम में आती हैं। हमारा जो फूड की स्मेल है उसकी जो मेमोरीज़ हैं वो भी हमारे अंदर होती हैं। अगर हमारी आँखों को बंद कर दिया जाए और हमारे नाक के सामने सौंफ को रख दिया जाए, जो फनल है उसको अगर प्लेस किया जाए तो हम लोग सूंघ के ही बता सकते हैं कि वो हमारा जो सामने चीज़ है वो क्या है। तो इस तरीके से क्योंकि उसकी जो स्मेल है वो हमारे अंदर एक मेमोरी की तरह स्टोर्ड है, तो हम उसको फील करेंगे और बता देंगे कि उसको बिना देखे ही कि ये हमारे सौंफ की स्मेल है। तो इस तरीके से ये हमें यहाँ पे जो स्मेल की सेंस है और टेस्ट की जो हमारा सेंस है वो हमारे जो मेमोरी है उसमें भी स्टोर हमें देखने को प्राप्त होती है। अब अगर हम लोग जो हमारा नोज़ है उसकी एनाटॉमी के बारे में बात करते हैं, उसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं, तो बेसिकली हमारा जो ऑल्फैक्शन है, जो स्मेल की सेंस है, वो हमें जो हमारा इसकी बेसिक यूनिट है ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स उसके द्वारा इनिशिएट होते हुए देखने को मिलती है। इसीलिए हम लोग इसमें ऑल्फैक्टरी जो रिसेप्टर्स हैं उनकी एनाटॉमी के बारे में बात करेंगे। तो अगर हम लोग
नोज़ में देखें तो हमारा नोज़ में बेसिकली हमें 10 से 100 मिलियन जो हमारे जो सेंस के स्मेल के सेंस के रिसेप्टर्स होते हैं वो देखने को मिलते हैं, या जो ऑल्फैक्शन रिसेप्टर्स हैं वो हमें अपने नोज़ के अंदर देखने को प्राप्त होते हैं 10 से 100 मिलियन के आसपास। और ये कहाँ पे लोकेटेड होते हैं, तो ये बेसिकली हमारा जो ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम की मेम्ब्रेन होती है, जिसका कि टोटल एरिया 5 सेंटीमीटर स्क्वायर के आसपास होता है, उसके अंदर हमें ये स्टोर्ड देखने को प्राप्त होते हैं। ये जो हमारे रिसेप्टर्स हैं उसके अंदर यहाँ पे बेसिकली होते हैं। तो आइए अगर हम लोग डायग्राम में बात करते हैं तो ये हमारा जो स्ट्रक्चर है, ये हमारा जो डायग्राम है वो है, ये जो एरिया है ये हमारे जो नोज़ है उसका है। तो इसमें ये जो हमारी लेयर है, इसके अंदर की लेयर है वो ऑल्फैक्टरी जो एपिथेलियम है वो कहलाती है। और इसी के अंदर हमारे जो यहाँ पे स्मेल के रिसेप्टर्स होते हैं वो स्टोर्ड देखने को प्राप्त होते हैं। अब अगर हम लोग देखें कि ये जो ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम है ये बेसिकली हमारे नोज़ में कहाँ पे होता है, तो ये हमारा जो नज़ल केविटी का पोर्शन है, नाक की जो हमारी केविटी है उसका जो सुपीरियर पार्ट है वहाँ पे हमें ये ऑक्यूपाइड देखने को प्राप्त होता है। वहाँ पे हमें ये देखने को मिलता है जो हमारी जो नाक है उसका जो ऊपर का एरिया है वहाँ पे हमें ये मेम्ब्रेन देखने को प्राप्त होती है। और ये बेसिकली हमारे जो नाक की स्टार्टिंग है वहाँ से एक्सटेंड होके जो हमारा नज़ल कॉन्के है, जो सुपीरियर हमारा होता है नज़ल कॉन्के, वहाँ तक हमें जाते हुए देखने को मिलती है। तो ये अगेन अगर डायग्राम में बात करते हैं तो जो हमारा यहाँ पे नज़ल केविटी है उसका जो ऊपर का भाग है, इसका जो हमारा ऊपर की लेयर है वो हमारे ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम यहाँ पे कहलाती है, जिसके अंदर हमारे ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स हमें देखने को प्राप्त होते हैं। और ये हमारा ये जो नोज़ के स्टार्टिंग है वहाँ से स्टार्ट होती है, और ये जो पीछे का जो हमारा पोर्शन है जो कि सुपीरियर जो हमारा नज़ल कॉन्के है वो कहलाता है, वहाँ तक हमें ये एपिथेलियम मेम्ब्रेन जाते हुए देखने को प्राप्त होती है। अब अगर हम लोग बात करते हैं कि ये जो हमारी ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम मेम्ब्रेन है वो किन सेल की बनी हुई होती है, तो बेसिकली ये जो मेम्ब्रेन है ये 3 सेल की हमें बनी हुई देखने को मिलती है। इसमें जो पहली सेल है वो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स कहलाते हैं, दूसरी जो सेल है उसको हम लोग सपोर्टिंग सेल के नाम से इंडिकेट करते हैं, और जो तीसरी सेल है वो हमारी बेसल सेल कहलाती है। और ये तीनों कंबाइंड होके ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम को फॉर्म करती हैं। तो इस वीडियो में हम लोग एक एक करके इन तीनों सेल्स के बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ऑल्फैक्टरी सेल्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो ऑल्फैक्टरी हमारे जो होते हैं रिसेप्टर सेल्स हैं उनको देखें तो ये हमारा जो ऑल्फैक्टरी पाथवे है जिससे स्मेल की सेंस हमारे ब्रेन तक जाती है, उसका फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन होता है। उसका जो सबसे पहला न्यूरॉन है वो हमारे ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर सेल्स बेसिकली यहाँ पे होते हैं। तो आइए डायग्राम में अगर बात करते हैं तो ये जो हमारी यहाँ से और यहाँ तक की मेम्ब्रेन है इसको हम लोग ऑप्थेल्मिक एपिथेलियम के नाम से इंडिकेट करते हैं। ये 3 सेल की बनी हुई होती है। इसके अंदर ये वाली जो हमारी सेल है ये और ये सेल्स हैं, इनको हम लोग ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर सेल के नाम से इंडिकेट करते हैं। उसके बाद में ये जो इसके अंदर बीच में जो हमारी सेल्स हैं इनको हम लोग सपोर्टिंग सेल के नाम से इंडिकेट करते हैं। और यहाँ पे ये जो हमारी सेल्स हैं जो कि बीच बीच में हमें देखने को मिलती हैं ये हमारी बेसल सेल्स कहलाती हैं। और अगर हम लोग जो हमारा ऑल्फैक्टरी जो हमारे रिसेप्टर सेल्स हैं अगर उनके बारे में बात करते हैं तो ये बेसिकली हमें यहाँ पे जो हमारा यहाँ पे ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम है उसमें लोकेटेड देखने को मिलती है, जो कि हमारे ऑल्फैक्टरी पाथवे के फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स यहाँ पे होते हैं। अब अगर हम लोग ये जो ऑल्फैक्टरी हमारे रिसेप्टर्स हैं उनके बारे में बात करते हैं तो ये बेसिकली बाइपोलर न्यूरॉन्स होते हैं। मतलब इसकी जो सेल बॉडी है वहाँ से हमें 2 एक्सटेंशन निकलते हुए देखने को मिलते हैं। एक तो उस प्लेस पे जो एक्सॉन का पोर्शन है वो कहलाता है, दूसरा डेंड्राइट का पोर्शन कहलाता है। तो अगर हम लोग अगेन डायग्राम में बात करते हैं तो एक पॉइंट और देख लेते हैं तब डायग्राम पे आते हैं। तो इसका जो डेंड्राइट का पोर्शन होता है, ये वाले जो न्यूरॉन्स हैं उनका वो एक नॉब शेप का जो पोर्शन है वो होता है, जो कि बाहर की ओर एक्सपोज्ड होता है। और इसमें जो इसका एक्सॉन का पोर्शन होता है वो हमारे ऑल्फैक्टरी बल्ब के अंदर हमें एंड होते हुए देखने को
प्राप्त होता है। आइए अब इसको हम लोग डायग्राम में देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये जो हमारे होते हैं ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर सेल्स होते हैं, ये बेसिकली बाईपोलर होते हैं, मतलब यहाँ पे भी एक्सटेंशन, ऊपर की ओर भी एक्सटेंशन होता है और नीचे की ओर भी एक्सटेंशन होता है। और इसका जो हमारा डेंड्राइट का पोर्शन है वो हमें बाहर के साइड एक्सपोज देखने को मिलता है, और इसका जो एक्सॉन का हमारा जो पोर्शन है वो बेसिकली यहाँ से निकलता है। और फिर ये हमारे ऑल्फैक्टरी जो बल्ब है, ऑल्फैक्टरी जो बल्ब का पोर्शन है वहाँ पे हमें इंड होते हुए देखने को प्राप्त होता है। अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो बेसिकली जो हमारा ऑल्फैक्टरी का हमारा जो रिसेप्टर होता है, जब भी हम लोग कोई भी केमिकल को इनहेल कर लेते हैं तो इसका कौन सा पार्ट उस केमिकल को रिस्पॉन्ड करता है, तो जो हमारे ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स हैं उनका ऑल्फैक्टरी हेयर का जो हमारा पोर्शन होता है जो कि बाहर की ओर यहाँ पे प्रोजेक्टेड होता है, जो डेंड्राइट से बाहर की ओर प्रोजेक्टेड होता है, उसी वो बेसिकली उन केमिकल जो कि केमिकल हमने इनहेल किया है, हमारे नाक के रास्ते अंदर आए हैं, उनको ये जो हमारा पोर्शन है वो रिस्पॉन्ड करता है और फिर वहाँ से हमें इम्पल्स जनरेट होते हुए देखने को मिलती हैं। अब अगर हम लोग बात करते हैं तो बेसिकली जो हमारे ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स होते हैं वो हमारे जिन केमिकल स्टिमुलेशन को रिस्पॉन्ड करते हैं उनको हम लोग यहाँ पे ऑर्डरेंट के नाम से इंडिकेट करते हैं, उनको हम लोग ऑर्डरेंट जो मॉलिक्यूल है उसके नाम से इंडिकेट करते हैं। और ये जो हमारे ऑल्फैक्टरी जो रिसेप्टर्स हैं, जब ये जो ऑर्डरेंट के मॉलिक्यूल्स हैं जो कि हमारे केमिकल्स हैं उनके स्टिमुलेशन से जब वो रिस्पॉन्ड करते हैं तो फिर वहाँ पे हमें जो पोटेंशियल है वो जनरेट होते हुए देखने को मिलता है। ये यहाँ पे एक जनरेटर पोटेंशियल को प्रोड्यूस करते हैं और ये जो हमारे होते हैं जनरेटर पोटेंशियल, ये फिर ऑल्फैक्टरी रिस्पॉन्स को हमें इनिशिएट करते हुए देखने को प्राप्त होते हैं। तो हम लोग इन शॉर्ट यहाँ पे कह सकते हैं कि जो एपिथेलियम है उसमें जो ऑल्फैक्टरी हमारे रिसेप्टर सेल्स हैं वो बेसिकली यहाँ पे बेसिक फंक्शनल यूनिट है जिससे हमें रिस्पांस, ऑल्फैक्टरी रिस्पांस जनरेट होते हुए देखने को मिलता है। स्मेल के सेंस का रिस्पांस हमें जनरेट होते हुए देखने को प्राप्त होता है। उसके बाद में जो दूसरी सेल है वो कौन सी है, सपोर्टिंग सेल, इसके नाम से इंडिकेटेड है। ये हमारे जो यहाँ पे जो हमारी हैं ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर सेल्स हैं उनको सपोर्ट करने का काम करता है। और ये जो सेल्स हैं ये बेसिकली कॉलमनर एपिथेलियम जो सेल्स हैं वो होती हैं। और ये बेसिकली हमारा जो यहाँ पे नोज़ की अंदर की लाइनिंग है जो कि हमारा म्यूकस मेम्ब्रेन है वहाँ पे हमें लाइन देखने को प्राप्त होती है। अब अगर हम लोग बात करते हैं कि ये जो सपोर्टिंग सेल है इसका बेसिकली फंक्शन क्या होता है, तो ये जो हमारे ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर सेल्स होती हैं उनको एक फिजिकल सपोर्ट देने का काम करता है, साथ साथ में उनको जो नरिशमेंट की रिक्वायरमेंट होती है वो प्रोवाइड करता है और इनको ये इलेक्ट्रिकली इंसुलेट करते हुए भी हमें देखने को प्राप्त होता है। कि जैसे कि ये जो हमारी जो सेल्स हैं जो कि ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर सेल्स हैं उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन का जो इलेक्ट्रोलाइट है उसका मूवमेंट जो एज पर रिक्वायरमेंट हो, फालतू में ना हो, इसीलिए इसको ये इलेक्ट्रिकली जो है इंसुलेट करते हुए भी हमें देखने को मिलता है। तो अगर हम लोग इसके जो सपोर्टिंग सेल है उसके फंक्शन को एक बार फिर से देखें तो ये हमारे ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर जो सेल्स हैं उसको एक फिजिकल सपोर्ट भी देता है, साथ साथ में जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट उसको हैं जो उसका वहाँ पे नरिशमेंट है वो भी प्रोवाइड करता है, साथ साथ में इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन का भी यहाँ पे ये काम करता है। अब हम लोग इसकी जो तीसरी सेल है अगर उसके बारे में बात करते हैं तो इसको हम लोग बेसल सेल के नाम से इंडिकेट करते हैं। और अगर हम लोग ये जो हमारी होती हैं बेसल सेल उसको देखें तो ये स्टेम सेल्स होती हैं और ये बेसिकली हमारे यहाँ पे जो सपोर्टिंग सेल्स हैं उनके बीच में हमें लोकेटेड देखने को प्राप्त होती हैं। तो स्टेम सेल्स क्या होती हैं, स्टेम सेल्स हमारी ऐसी सेल्स हैं जिनमें सेल डिवीज़न होता है और इनके अंदर नए सेल को फॉर्म करने की एबिलिटी होती है। अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो बेसिकली ये जो बेसल सेल्स हैं ये हमें कॉन्टिन्यूसली इसमें सेल डिवीज़न होते हुए देखने को मिलता है और जब सेल डिवीज़न होता है तो ये न्यू ऑल्फैक्टरी जो रिसेप्टर्स हैं उनको प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि जो हमारे ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर सेल्स होते हैं उनकी जो लाइफ है वो अप्रॉक्सीमेटली 1 मंथ ही होती है। तो जैसे जैसे ऑल्फैक्टरी जो हमारे रिसेप्टर सेल्स हैं वो वहाँ पे ख़त्म होते, वो वहाँ पे डेड होते जाते हैं, वैसे वैसे ही ये जो हमारी जो बेसल सेल्स हैं वो उनका सेल डिवीज़न होता है और नई ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर सेल हमें बनते हुए
यहाँ पे देखने को मिलती हैं। इसमें एक स्ट्रक्चर हमारा और होता है, वो जो कि इस प्लेस पे हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो हमारा ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम है उसके द्वारा जो कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं उसके साथ में हमें सपोर्टेड देखने को मिलता है। और इस स्ट्रक्चर को हम लोग जो ऑल्फैक्टरी ग्लैंड है उसके नाम से इंडिकेट करते हैं, या इसको हम लोग बाउमैन्स ग्लैंड के नाम से भी इंडिकेट करते हैं। और अगर आइए इसके पहले डायग्राम में देख लेते हैं, फिर ये क्यों होता है इसके फंक्शन के बारे में बात करेंगे। तो ये जो हमारी यहाँ पे बीच में जो सेल है, ये इसको हम लोग बोलते हैं ऑल्फैक्टरी ग्लैंड के नाम से इंडिकेट करते हैं। और इसका जो मेन फंक्शन है वो ये होता है कि ये म्यूकस को सिक्रीट करता है। हमारे नाक के अंदर जो एक हमारा वो तरल लिक्विड है जो कि म्यूकस कहलाता है, उसको ये सिक्रीट करने का काम करता है। और ये इसको क्यों सिक्रीट करता है कि जो हमारी यहाँ पे ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम की सरफेस है वो प्रॉपरली मॉइस्टन रहे, वो वहाँ पे एक तरह से वो गीली रहे, क्योंकि जब वो वहाँ पे गीली होगी तो जो हमारे ऑडरेंट के मॉलिक्यूल्स हैं वो उसके अंदर प्रॉपरली डिज़ोल्व होंगे और फिर वो वहाँ एक्शन जो हमारा वहाँ पे नर्व इम्पल्स है उसको जनरेट करने का काम करेंगे। इसीलिए ये हमारे ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम को ये जो हमारा ऑल्फैक्टरी ग्लैंड है वो म्यूकस को सिक्रीट करके उसको मॉइस्टन करने में हमें हेल्प करता है। अब हम लोग यहाँ पे नोज़ के फंक्शन, फिजियोलॉजी ऑफ ऑल्फैक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो हमारा स्मेल का सेंस है उसके जनरेशन की प्रोसेस को ही हम लोग फिजियोलॉजी ऑफ ऑल्फैक्शन के नाम से इंडिकेट करते हैं। तो अगर हम लोग सिंपली बात करें तो जो हमारे ऑडरेंट के मॉलिक्यूल हैं, ऐसे सब्सटेंस जिनसे कि एक स्पेसिफिक महक आती है, स्मेल आती है, उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं जब वो हमारे ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स के पास में रीच करते हैं, उनके पास में जब वो पहुंचते हैं तो फिर हमें उनके अंदर जो जनरेटर पोटेंशियल है वो डेवलप होते हुए, डीपोलराइजेशन डेवलप होते हुए देखने को प्राप्त होता है। और ये जो हमारा यहाँ पे जनरेटर पोटेंशियल डेवलप होता है ये फिर उनके अंदर एक या एक से अधिक नर्व इम्पल्स को हमें ट्रिगर करते हुए देखने को प्राप्त होता है। तो अब अगर हम लोग बात करते हैं कि अगर हम लोग एक केस को लें, तो अगर हमारा जो ऑडरेंट का जो हमारा मॉलिक्यूल है वो जब हमारे ऑल्फैक्टरी हेयर्स जो ऑल्फैक्टरी हेयर्स हैं वो उनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे जो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर प्रोटीन है उनके साथ में जब ये ऑडरेंट का मॉलिक्यूल बाइंड होता है, तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं तो जो हमारे ऑल्फैक्टरी जो रिसेप्टर के प्रोटीन होते हैं ये बेसिकली हमारे प्लाज्मा जो मेम्ब्रेन है उसमें एक जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का प्रोटीन है जो कि जी प्रोटीन कहलाता है, उसके साथ में वो सिंपली कपल्ड होते हैं। तो जब ये इस प्लेस पे हमारा जो ऑल्फैक्टरी हेयर है उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर प्रोटीन के साथ में जब ऑडरेंट सिंपली बाइंड होते हैं तो ये जो जी प्रोटीन है उसके साथ में कपल्ड होते हैं, तो ये फिर यहाँ पे हमारा जो जी प्रोटीन है वो एक एंजाइम को एक्टिवेट करता है। और वो बेसिकली जो एंजाइम है वो कहलाता है एडेनाइलेट, जो साइक्लेज एंजाइम है उसको ये जी प्रोटीन एक्टिवेट कर देते हैं। तो आइए इसको भी हम लोग डायग्राम में बात कर लेते हैं। तो अगर हम लोग ये जो डायग्राम है वो देखें तो ये हमारा जो ऑल्फैक्टरी हेयर है उसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो यहाँ पे है, ये इसके अंदर का जो साइटोसॉल है वो यहाँ पे है और ये बाहर का स्पेस है। तो ये हमारा एक्स्ट्रा जो सेलुलर फ्लूइड है वो यहाँ पे है। तो जब भी कोई ऑडरेंट ये जो स्ट्रक्चर है ये हमारा यहाँ पे ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर प्रोटीन है और इसमें ये जो स्ट्रक्चर बाइंड होता है वो हमारा ऑडरेंट का जो मॉलिक्यूल है वो यहाँ पे है। तो ऑडरेंट का मॉलिक्यूल जब ये जो हमारे ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर प्रोटीन है उनके साथ में बाइंड होता है तो ये एक जो प्रोटीन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का प्रोटीन जो कि जी प्रोटीन कहलाता है उसके साथ में ये बाइंड होता है। तो जब ये तीनों एक साथ में जब कंबाइंड होते हैं तो ये यहाँ पे हमारा एडेनाइलेट साइक्लेज एंजाइम को एक्टिवेट करने का काम करते हैं। और यहाँ पे जब हमारा जो एडेनाइलेट साइक्लेज एंजाइम है वो एक्टिवेट होता है तो फिर वो यहाँ पे साइक्लिक जो हमारा एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट है CAMP है उसके प्रोडक्शन को स्टार्ट कर देता है। तो ये बेसिकली यहाँ पे क्या है कि जो हमारा यहाँ पे है एडेनाइलेट साइक्लेज है वो ATP से एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट से हमारा AMP साइक्लिक AMP CAMP को फॉर्म करता है। और जब ये हमारा साइक्लिक AMP को जब इसके
फॉर्मेशन को स्टार्ट कर देता है। तो उसके बाद में जो हमारा CAMP है वो क्या करता है कि हमारे इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर जो सोडियम आयन के चैनल्स होते हैं उनको ये ओपन कर देता है, और फिर इस प्लेस पे क्या होता है कि जो हमारे सोडियम आयंस हैं उनका हमें जो इनफ्लो है वो इसके अंदर होते हुए देखने को प्राप्त होता है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि जो यहाँ पे CAMP फॉर्म हुआ वो अब इस प्लेस पे क्या करेगा कि ये हमारे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर सोडियम आयन के चैनल हैं उनके ऊपर एक्ट करेगा, उनको यहाँ पे ओपन कर देगा। और इसको जब ये ओपन करेगा तो जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है वहाँ से जो सोडियम आयंस हैं वो हमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू अंदर की ओर साइटोसॉल में आते हुए देखने को प्राप्त होंगे। और जब ये इसके अंदर आएंगे जो सोडियम आयंस है वो अंदर की ओर आएंगे तो जो हमारा यहाँ पे बाहर का फ्लूइड है वहाँ पे निगेटिविटी ज़्यादा होते हुए देखने को मिलेगी, अंदर के साइड में पॉजिटिविटी हमें ज़्यादा होते हुए यहाँ देखने को प्राप्त होगी। और इसको हम लोग डीपोलराइजेशन के नाम से इंडिकेट करते हैं। और ये जो हमारा यहाँ पे होता है डीपोलराइजेशन, ये फिर हमारा जो जनरेटर पोटेंशियल है उसको डेवलप करने का काम करता है। तो अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो जब जो सोडियम आयंस हैं उनका इनफ्लो अंदर की ओर फ्लो स्टार्ट होता है तो यहाँ पे हमारा डीपोलराइजिंग जो जनरेटर पोटेंशियल है वो यहाँ डेवलप हो जाता है। और फिर ये क्या करता है कि ये नर्व इम्पल्स को जनरेट करता है, नर्व इम्पल्स यहाँ से जनरेट होती हैं और वो फिर उसका प्रोपोगेशन होता है और फिर वो हमारे यहाँ पे जो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स हैं उसके एक्सॉन के थ्रू हमें आगे की ओर प्रोपोगेट होते हुए आगे की ओर मूव होते हुए देखने को प्राप्त होती हैं। तो आई थिंक सो कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। एक बार डायग्राम में इसको और समझ लेते हैं। तो ये जो हमारा ये जो अंदर का ये जो स्ट्रक्चर है ये हमारे यहाँ पे जो ऑल्फैक्टरी हेयर्स हैं उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और ये उसके अंदर का जो सेल के अंदर का पोर्शन है जो कि जिसके अंदर साइटोसॉल होता है वो है। और ये जो बाहर का पोर्शन है ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, जो सेल के बाहर का फ्लूइड है वो यहाँ पे है। तो जब भी हमारे जो सेल के बाहर के फ्लूइड से ये जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, ये हमारे ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर प्रोटीन है। इससे जब स्पेसिफिक जो हमारा ऑड्रेंट का मॉलिक्यूल है जब बाइंड हो जाता है तो ये जो हमारा स्ट्रक्चर है इसके साथ में एक प्रोटीन और कनेक्टेड होता है, कपल्ड होता है, जो कि जी प्रोटीन कहलाता है। अब ये यहाँ पे जो जी प्रोटीन है वो क्या करेगा, जो हमारा एडेनाइलेट साइक्लेज है उसको ये एक्टिवेट कर देगा। जब एडेनाइलेट साइक्लेज जो एक्टिवेट होगा तो वो क्या करेगा, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो ATP है उसको यहाँ पे हमारे साइक्लिक एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट CAMP में यहाँ कन्वर्ट करेगा। और जो CAMP है जब वो जनरेट होगा तो ये फिर हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर जो सोडियम के चैनल्स हैं उनके ऊपर एक्ट करेगा और उनको ओपन कर देगा। और ये जब ओपन हो जाएंगे, ये जब ओपन होंगे तो बाहर के जो सोडियम के आयंस है वो हमें अंदर की ओर इनफ्लो होते हुए हमें देखने को प्राप्त होंगे। और इससे एक हमारा डीपोलराइजेशन की प्रोसेस होगी, बाहर निगेटिविटी इंक्रीज होगी, अंदर की ओर पॉजिटिविटी यहाँ पे जो है इंक्रीज होगी। और जो हमारी मेम्ब्रेन है उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा, डीपोलराइजेशन होगा और ये फिर यहाँ पे जनरेटर पोटेंशियल को यहाँ एक्टिवेट कर देगा। और जो हमारे यहाँ पे है जनरेटर जो पोटेंशियल है वो जब हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस जब जनरेट होगा तो फिर हमें वहाँ से नर्व इम्पल्स भी जनरेट होते हुए देखने को मिलेंगी और वो हमारे ऑल्फैक्टरी जो रिसेप्टर के एक्सॉन का पोर्शन है वहाँ से प्रोपोगेट होके अंदर की ओर मूव होते हुए देखने को प्राप्त होंगी। अब हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं कि हमारा जो होता है ऑर्डर उसका थ्रेशोल्ड क्या होता है या ऑर्डर का जो एडॉप्टेशन है वो क्या होता है, क्योंकि ये अक्सर एग्जाम में 2 नंबर में पूछा जा सकता है। तो अगर हम लोग जो हमारा ऑर्डर का थ्रेशोल्ड है उसके बारे में बात करते हैं तो जो हमारा यहाँ पे ऑल्फैक्शन है वो हमारे और जो स्पेशल सेंसेस हैं उसकी तरह ही ये इसका जो थ्रेशोल्ड है वो काफ़ी कम होता है। तो जो थ्रेशोल्ड है उसका क्या मतलब है, मतलब किसी भी प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए जो स्टार्टिंग मटेरियल है उसकी कम से कम कितनी क्वांटिटी हो कि वो प्रोसेस स्टार्ट हो जाए वो उसका थ्रेशोल्ड कहलाता है। तो हमारे पास जो स्मेल के कितने कम से कम मॉलिक्यूल हमारे नाक के अंदर इंटर हों कि हमें उस प्लेस पे जो स्मेल है वो आना स्टार्ट हो जाए। तो जो हमारे और स्पेशल सेंसेस हैं उसकी तरह ही ऑल्फैक्शन में भी क्या होता है कि जो थ्रेशोल्ड लेवल है वो काफ़ी
कम होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमारे यहाँ पे केवल कुछ जो मॉलिक्यूल्स हैं हमारे किसी भी एक सर्टेन सब्सटेंस के जिससे कि स्मेल आती है, अगर वो एयर में प्रेजेंट हैं तो उससे हमें ऑडर की सेंसेशन स्टार्ट होते हुए देखने को प्राप्त हो जाएगी। अगर हम लोग जो ऑर्डर का थ्रेशोल्ड है उसके एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं तो बेसिकली हमारा एक केमिकल है जो कि जो होता है हमारा मरकैप्टन, वो कहलाता है। और इसकी जो स्मेल है वो हमें जो हमारा रूट है या हम कह सकते हैं कि जो हमारा पत्ता गोभी होता है उसकी जो वो जब रूटेन कंडीशन में होता है तो उस कंडीशन में हमें उसकी काफ़ी कम कंसंट्रेशन में उसकी जो स्मेल है वो हमें आते हुए देखने को प्राप्त होती है। और अगर हम लोग इस प्लेस पे बात करते हैं तो जो हमारी होती हैं वो नेचुरल गैसेस जो होती हैं जिनको हम लोग हीटिंग या जो कुकिंग की प्रोसेस में यूज़ करते हैं, हमारे घरों में जो गैस सिलेंडर होते हैं उसके अंदर जो नेचुरल गैसेज हैं वो होती हैं। और ये जो हमारी नेचुरल गैसेज हैं वो बेसिकली ऑर्डरलेस होती हैं, उनमें से किसी भी प्रकार की स्मेल नहीं आती है, लेकिन वो काफ़ी लीथल हमारे लिए नुकसानदेह भी होती हैं। साथ साथ में उस वहाँ पे एक तरह से कह सकते हैं पोटेंशियली एक्सप्लोजिव भी होती हैं, आग लगने का भी उसमें जो खतरा होता है। तो जो हमारे वो नेचुरल वो गैसेज हैं जिनको हम लोग जो कुकिंग है या हीटिंग है उसमें यूज़ करते हैं उससे तो कोई स्मेल आती नहीं है। तो इसके लिए अगर उसमें लीकेज हो तो हमें उसका पता चल जाए, उसके लिए क्या किया जाता है कि स्मॉल अमाउंट में जो ये हमारी नेचुरल गैसेज हैं इनके अंदर एक कंपाउंड जो कि कहलाता है वो मेथिल पे मरकैप्टन, उसको ऐड कर दिया जाता है इसके अंदर। और जब ये हमारा जो है नेचुरल गैस उसमें ये कंपाउंड स्मॉल अमाउंट में जब ऐड कर दिया जाता है तो इससे तो काफ़ी इंटेंस स्मेल आती है। तो जब भी हमारी गैस वगैरह लीक होती है तो क्या होता है कि हमारा जो ऑल्फैक्टिव वार्निंग है वो हमें प्रोवाइड करते हुए ये देखने को मिलता है। तो जब भी वो घरों में जो गैस वगैरह है वो ओपन रहती है तो हमें एक स्मेल उसकी आ जाती है कि आई थिंक सो गैस ओपन है। तो जो हमारा वो गैस है वो एक तो हमारे लिए नुकसानदेह भी है, साथ साथ में उससे आग लगने का खतरा भी है। और जो हमारा नेचुरल गैस वो प्योर फॉर्म में उसका कोई भी स्मेल नहीं होता है, तो उसकी उसमें से एक स्मेल को प्रोवाइड करने के लिए फॉर द वार्निंग पर्पस यहाँ पे ये जो कंपाउंड है जो कि हमारा कहलाता है जो कि है मेथिल मरकैप्टन है, उसको उसमें स्मॉल अमाउंट में जब ऐड कर देते हैं तो जब भी गैस वगैरह लीक होती है तो उसकी स्मेल हमें सिंपली जो आ जाती है और हम वहाँ पे वार्न हो जाते हैं। अब अगर हम लोग बात करते हैं तो अगर हम लोग जो हमारा यहाँ पे ऑल्फैक्शन का जो हमारा एडॉप्टेशन है या जो स्मेल का सेंस है उसका जो हमारा एडॉप्टेशन है, मतलब हमें जो हमारी स्मेल है वो कब आने कितनी देर में आना स्टार्ट हो जाती है और कितने टाइम के बाद स्मेल आना हमें बंद हो जाती है, वो बेसिकली हमारा यहाँ पे जो एडॉप्टेशन है वो कहलाता है, या इसको हम लोग डिक्रीजिंग सेंसिटिविटी के नाम से भी इंडिकेट कर सकते हैं। तो अगर हम लोग सिंपली बात करते हैं तो जो हमारे ऑल्फैक्टिव रिसेप्टर्स होते हैं वो किसी भी जो ऑर्डर है उसके लिए रैपिडली हमें रिस्पॉन्ड करते हुए यहाँ पे देखने को प्राप्त होते हैं, उसको रैपिडली वो वहाँ पे अडॉप्ट कर लेते हैं, हमें किसी भी चीज़ की स्मेल फ़ौरन आ जाती है। तो अब अप्रॉक्सीमेटली जो हमारा फर्स्ट सेकंड जो हमारा सेकंड होता है उसमें जो 50% हमारे ऑल्फैक्टिव जो रिसेप्टर्स हैं वो जो ऑड्रेंट के मॉलिक्यूल हैं उनको वहाँ पे अडॉप्ट कर लेते हैं और स्मेल की सेंसेशन को स्टार्ट कर देते हैं। और ये जो हमारी है स्मेल की सेंसेशन, ये हमें वो धीरे धीरे इसका जो हमारा एडॉप्टेशन की प्रोसेस है वो स्लो डाउन होते हुए हमें वो देखने को मिलती है। उसके बाद में अगर हम लोग बात करते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली 1 मिनट के बाद जब जो हमारा यहाँ पे सेंसेशन है वो हमें कम्प्लीटली स्टॉप होते हुए देखने को मिलता है, क्योंकि हमारे जितने भी रिसेप्टर्स होते हैं वो ऑर्डरेंट के मॉलिक्यूल से कम्प्लीटली ऑक्यूपाई हो जाते हैं और जो हमारा वहाँ पे ऑर्डर है उसकी जो सेंसिटिविटी है वो हमें डिक्रीज होते हुए देखने को मिलती है। और जो हमारी यहाँ पे कंप्लीट इनसेंसिटिविटी होती है स्ट्रॉन्ग ऑर्डर के लिए वो हमें 1 मिनट के आसपास के टाइम में वो ख़त्म होते हुए देखने को प्राप्त होती है। तो हम सिंपली कह सकते हैं कोई भी अगर स्मेल है उसकी सेंसेशन लगभग 1 सेकंड में ही स्टार्ट हो जाती है, लेकिन 1 मिनट के बाद उसकी सेंसेशन हमें स्टॉप भी होते हुए देखने को
प्राप्त होती है। अब अगर हम लोग जो हमारा ऑल्फैक्टिव पाथवे है उसके बारे में बात करते हैं कि ये जो इम्पल्स जनरेट होती है वो किस तरीके से हमारे ब्रेन के पास पहुंचती है, ब्रेन के किस पार्ट में वो जाती है, अगर उसके बारे में बात करते हैं तो ये बेसिकली जो हमारा नोज़ का दोनों साइड होता है वहाँ से जो ऑल्फैक्टिव हमारे रिसेप्टर्स हैं उससे बंडल्स ऑफ अनमाइलिनेटेड एक्सॉन्स हमें एक्सटेंड होते हुए बाहर निकलते हुए देखने को मिलते हैं। और ये बेसिकली जो हमारा एथेमॉइड बोन है उसमें से हमें अप्रॉक्सीमेटली 20 के आसपास ऑल्फैक्टिव जो फोरामिना है वो एक्सटेंड होते हुए बाहर निकलते हुए देखने को मिलते हैं। तो अगर हम लोग सिंपली बात करते हैं तो ये हमारे यहाँ पे जो न्यूरॉन हैं वो यहाँ पे हैं जो कि हमारा ऑल्फैक्टिव रिसेप्टर सेल्स कहलाती हैं। इसके जो एक्सॉन का हमारा यहाँ पोर्शन है वो यहाँ पे हमारे ये जो पोर्शन है जो कि इथमॉइड जो बोन है उसका पोर्शन होता है, इससे हमें एक्सटेंड होते हुए बाहर निकलते हुए देखने को मिलते हैं। और ये अप्रॉक्सीमेटली हमारे जो यहाँ पे 20 के आसपास ऑल्फैक्टिव जो हमारा फोरामिना है उसके बंडल्स के रूप में हमारे जो नोज़ है उससे अंदर की ओर निकलते हैं। उसके बाद में अगर हम लोग बात करते हैं तो फिर अप्रॉक्सीमेटली 40 या उससे जो है थोड़ा सा ज़्यादा जो ये हमारे बंडल्स होते हैं वो उनको हम लोग यहाँ पे वो कलेक्टिवली ऑल्फैक्टिव 1 नर्व्स के नाम से इंडिकेट करते हैं जो कि हमारे नोज़ के राइट और लेफ़्ट साइड से आते हुए हमें देखने को मिलते हैं। तो अप्रॉक्सीमेटली 20 के आसपास हमारे राइट नोज़ से आते हैं, 20 के आसपास लेफ़्ट नोज़ से आते हैं। तो हमारे यहाँ पे 40 या उससे वो ज़्यादा जो या ये जो बंडल्स हैं जो कि हमारे नोज़ से निकलते हैं उनको कलेक्टिवली हम लोग ऑल्फैक्टिव 1 नर्व के नाम से इंडिकेट करते हैं। तो अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो ये तो हमारा केवल एक जो बंडल है उसका स्ट्रक्चर है। ये बेसिकली क्या है, ऑल्फैक्टिव 1 जो नर्व है उसका एक पार्ट है। ऐसे ही हमारे जो यहाँ पे 40 बंडल्स हैं या उससे हमारे ज़्यादा बंडल्स हैं वो इथमॉइड बोन से बाहर निकलते हुए हमें देखने को प्राप्त होते हैं। अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो ये जो हमारे ऑल्फैक्टिव जो नर्व्स हैं वो बेसिकली ब्रेन में कहाँ पे टर्मिनेट होती हैं, ब्रेन पे कहाँ पे एंड होती हैं। तो ब्रेन का जो हमारा पेयर्ड जो हमारे ग्रे मैटर का मास है वहाँ पे ये हमारे जो ऑल्फैक्टिव नर्व्स हैं वो हमें टर्मिनेट होते हुए देखने को मिलती हैं। और ये जो हमारा ग्रे मैटर का मास है इसको हम लोग ऑल्फैक्टिव बल्ब्स के नाम से इंडिकेट करते हैं जो कि हमारा जो यहाँ पे है सेरिब्रम उसके फ्रंटल लोब में हमें लोकेटेड देखने को प्राप्त होता है। तो अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो इस प्लेस पे यहाँ से जो हमारे जो न्यूरॉन्स अंदर की ओर निकलते हैं वो हमें यहाँ पे ऑल्फैक्टिव बल्ब के अंदर एंड होते हुए देखने को प्राप्त होते हैं। और ये जो ऑल्फैक्टिव हमारा बल्ब है ये बेसिकली हमारा जो होता है सेरिब्रम उसमें उसका जो फ्रंटल लोब है आगे का हिस्सा है वहाँ पे हमें ये लोकेटेड देखने को मिलता है। यहाँ पे ये एक्सॉन जाके टर्मिनेट हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, एंड हो जाते हैं। उसके बाद में अगर हम लोग ऑल्फैक्टिव जो बल्ब है उसके अंदर देखें तो जो हमारे एक्सॉन्स यहाँ पे जो हमारा ऑल्फैक्टिव जो रिसेप्टर्स है उसके एक्सॉन जो आके इसके अंदर टर्मिनेट हो रहे थे वो फिर एक साइनेप्स को फॉर्म करते हैं। और ये जो हमारा इस प्लेस पे साइनेप्स है ये हमारे ऑल्फैक्टिव बल्ब न्यूरॉन जो हैं उनके डेंड्राइट के थ्रू ये एक साइनेप्स को फॉर्म करते हैं। और ये यहाँ पे हमारा जो ऑल्फैक्टिव बल्ब न्यूरॉन का एक्सॉन का हमारा जो यहाँ पोर्शन है वो फिर हमारे पोस्टीरियर जो हमारा पीछे का हिस्सा है उसकी ओर एक्सटेंड होता है। और ये इन द फॉर्म ऑफ द ऑल्फैक्टिव ट्रैक हमें एक्सटेंड होते हुए देखने को प्राप्त होता है। तो अब अगर अगेन हम लोग डायग्राम में आए तो अगर हम लोग इस डायग्राम में बात करते हैं तो यहाँ पे ये तो हमारा जो ऑल्फैक्टिव बल्ब है वहाँ पे आके जो ऑल्फैक्टिव रिसेप्टर के एक्सॉन हैं वो यहाँ टर्मिनेट हो जाते हैं और एक साइनेप्स को यहाँ फॉर्म करते हैं। और ये जो हमारा यहाँ पे साइनेप्स है ये हमारे ऑल्फैक्टिव बल्ब के अंदर जो न्यूरॉन्स हैं उनके साथ में साइनेप्स को फॉर्म करते हैं। और जब ये उसके डेंड्राइट से साइनेप्स को फॉर्म करते हैं तो फिर जब ये आगे की ओर मूव होते हैं तो ये जो एक्सॉन का इसका पोर्शन है उसको हम लोग ऑल्फैक्टिव ट्रैक के नाम से इंडिकेट करते हैं। नर्व इम्पल्स अब इसके थ्रू अंदर की ओर हमारे जो ब्रेन है उसके पोस्टीरियर पार्ट में हमें मूव होते हुए देखने को प्राप्त होगी।
अब अगर हम लोग बात करते हैं कि ये जो ऑल्फैक्टरी ट्रैक हमारा फॉर्म हुआ है, इससे जो एक्सॉन्स हैं वो कहाँ कहाँ पे जाते हैं, तो यहाँ पे हमारे कुछ जो इसके एक्सॉन्स होते हैं वो बेसिकली जो हमारा प्राइमरी ऑल्फैक्टरी एरिया है जो कि सेरेब्रल कॉर्टेक्स में होता है, वहाँ पे हमें प्रोजेक्टेड होते हुए जाते हुए देखने को प्राप्त होते हैं। और यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं तो जो हमारे ऑल्फैक्टरी सेंसेशन होती हैं वो हमारे और जो सेंसेशन है उसके जो है अपोजिट, ये बेसिकली हमारा जो इस प्लेस पे है सेरेब्रल कॉर्टेक्स, वहाँ पे हमें जाते हुए वो देखने को मिलती हैं। ये बीच में थैलमस में साइनेप्स को फॉर्म नहीं करती हैं। और जितने भी हमारे जो सेंस के एक्सॉन्स होते हैं, न्यूरॉन्स होते हैं, वो बेसिकली पहले थैलमस में आके साइनेप्स को फॉर्म करते हैं, फिर उसके बाद में वो सेरेब्रल कॉर्टेक्स के अंदर इंटर होते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारे ऑल्फैक्टरी जो हमारा एक सेंसेशन है उसका जो हमारा यहाँ पे है, जो हमारा यहाँ पे सेंसेशन है वो सीधे डायरेक्टली सेरेब्रल कॉर्टेक्स में हमें रीच होते हुए देखने को मिलता है, बिना थैलमस में साइनेप्स को फॉर्म किए हुए। और यहाँ पे हमारे जो और एक्सॉन्स होते हैं वो बेसिकली हमारा जो यहाँ पे है जो ऑल्फैक्टरी ट्रैक है उसके थ्रू मूव होते हैं, और फिर हमारा जो थैलमस है उसका जो लिम्बिक सिस्टम है वहाँ पे हमें जाते हुए देखने को प्राप्त होते हैं। अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो बेसिकली हमारे जो है वो एक्सॉन जो कि हमारे प्राइमरी ऑल्फैक्टरी एरिया में आते हैं, उनसे हमें जो हमारा वहाँ पे कॉन्शियस जो होता है अवेयरनेस ऑफ स्मेल है वो स्टार्ट होते हुए देखने को मिलती है। हमें अगर किसी भी चीज़ का उस प्लेस पे जो हमारा स्मेल है वो हमें उससे बनते हुए देखने को मिलती है। और अगर हम लोग बात करते हैं कि वो एक्सॉन जो कि हमारे थैलमस के लिम्बिक सिस्टम में उस प्लेस पे प्रोजेक्टेड होते हैं, ये जो हमारे एक्सॉन्स होते हैं ये बेसिकली हमारा जो होता है इमोशनल और हमारी जो होती है मेमोरी, वो किसी भी ऑर्डर या वो किसी भी महक को लेकर के उसको हमें इवोक करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। मतलब कि हम उस जो स्मेल है उससे क्या फील कर रहे हैं, हमें उससे किस प्रकार का इमोशन हो रहा है, हमें अच्छा लग रहा है, ख़राब हो रहा है, खुशी हो रही है, दुख हो रहा है, उसको ये यहाँ पे क्रिएट करने का काम करते हैं। या उसकी हमारी क्या मेमोरी है, हमने इससे पहले ये स्मेल फील की है, किस चीज़ की स्मेल आ रही है, इन सब चीज़ों को जो समझने का काम है वो हमें इन एक्सॉन्स के द्वारा होते हुए देखने को मिलता है। तो हम लोग सिंपली कह सकते हैं कि ये जो एक्सॉन है जो कि हमारा प्राइमरी ऑल्फैक्टरी एरिया में जाते हैं, उससे हम लोग जो हमारा वो चीज़ें हैं उसको वहाँ पे कॉन्शियसली उसको स्मेल करने का काम करते हैं, सूंघने का काम करते हैं। और यहाँ पे जो हमारे एक्सॉन हमारा जो हाइपोथैलेमस के लिम्बिक सिस्टम में जाते हैं, उनसे हम लोग जो भी हमारे वहाँ पे इमोशन है उस स्मेल को लेकर के वो जनरेट होता है, साथ साथ में उस स्मेल से क्या हमारी मेमोरी है उसका भी रिस्पॉन्स हमें इवोक होते हुए वहाँ पे सिंपली देखने को प्राप्त होता है। तो एक यहाँ पे एक क्वेश्चन आ सकता है, एक क्वेश्चन आपसे वाइवा में पूछा जा सकता है कि वो हमारा कौन सा रिस्पांस है, कौन सा सेंसेशन है जो कि हमारे यहाँ पे जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स है उसमें सीधे पहुँचता है, जो थैलमस है वहाँ पे उसका साइनेप्स फॉर्म नहीं होता है। तो आप सिंपली कह सकते हैं कि जो ऑल्फैक्टरी सेंसेशन है वो हमारा जो थैलमस है उसमें उसके न्यूरॉन्स नहीं जाते हैं, थैलमस में बिना साइनेप्स को फॉर्म किए वो सीधे हमारे यहाँ पे जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स है उसमें हमें इंटर होते हुए देखने को मिलते हैं। और अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि स्मेल का जो हमारा इमोशन है या उसकी जो हमारी मेमोरी है वो किसके कारण होती है, तो वो एक्सॉन जो कि हमारा जो हाइपोथैलेमस के लिम्बिक सिस्टम में जाते हैं उससे हमारा इमोशन और जो मेमोरी है वो रिलेटेड हमें देखने को प्राप्त होती है। तो आई थिंक सो जो हमारा यहाँ पे नोज़ है उसका स्ट्रक्चर और उसकी जो फंक्शन है उसमें ऑल्फैक्शन या हम यहाँ कह सकते हैं ऑल्फैक्टरी जो रिसेप्टर्स हैं उसकी एनाटॉमी आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गई होगी। ऑल्फैक्शन की जो हमारी फिजियोलॉजी है वो भी आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अगर अभी भी कहीं कोई कन्फ्यूज़न है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस टॉपिक का PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और हमारे ऐप को भी इंस्टॉल करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।